न्यूज़ नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। तो संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर विपक्ष ने एक हंगामा मचा रखा है। सोनिया गांधी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि ये जो विशेष सत्र है, इसका एजेंडा क्या होगा, ये पहले से क्यों नहीं बताया जा रहा है, और ये भी कि विशेष सत्र की आखिर जरूरत क्या थी। इसी पर कांग्रेस के जो सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी की ओर से जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, उसके क्या दबाव के चलते केंद्र सरकार ने ये एजेंडा की जो लिस्ट है उसको जारी किया है। आपको बता दें कि ये जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र है, ये 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक जाएगा, यानी कि 5 दिन तक चलेगा। और कुछ इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने एक खास बुलेटिन जारी की, जिसमें संसद के इस विशेष सत्र के दौरान जो बिल पेश होंगे उसकी लिस्ट जारी की है, जो एक बार आपको पहले बता देते हैं। इसमें सबसे पहले है विवादित बिल, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके साथ ही वो बिल भी होंगे जैसे कि एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, पोस्ट ऑफिस बिल। और भी बातें होंगी जिसमें कि विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75वें वर्ष की जो यात्रा रही है, उपलब्धियां रही हैं, अनुभव रहे हैं, मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, इन सब की सीख पर भी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त हमें इंसाइट देने के लिए, कड़क खबर को बताने के लिए कि ये कड़क क्यों है, हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान शैलेश कुमार सर। आपको बता दें कि ये मेरी खुशनसीबी है, नमस्कार सर, कि शैलेश सर की सरपरस्ती में मैंने आज तक में रिपोर्टिंग के गुण सीखे, पत्रकारिता क्या होती है उसका एबीसी। मेरे जैसे तमाम खुशनसीब पत्रकार हैं जो आज कुछ थोड़ा बहुत अगर कर पा रहे हैं तो शैलेश सर की लीडरशिप के बदौलत। इसके साथ ही आपको बता दें, शैलेश सर जो है वो सत्य हिंदी जो बेहद पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के दिन है, उसमें सर एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनकी वहां पर गाइडेंस चलती रहती है। और सर ने ऐसे बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं उनको लॉन्च किया है, जैसे कि न्यूज नेशन, जहां पर कि वो सीईओ रहे हैं, और उन्होंने बेहद खास रोल भी अदा किया है 24 आवर न्यूज चैनल जी न्यूज को लॉन्च करने में। और मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि आज तक इंडिया टुडे के तमाम वो वर्टिकल्स, उनमें भी सर का एक खास रोल रहा है, और उन तमाम जर्नलिस्ट को बनाने में, उनको एक अहम मकाम पहुंचाने में। शैलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे गुरु रहे हैं, धन्यवाद और आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो सर, फिर आप ही से एबीसी सीखूंगी कि ये जो स्पेशल सत्र है पार्लियामेंट का, ये इसको बुलाने की क्या जरूरत थी। चलिए अपने दर्शकों को सबसे पहले यही समझाते हैं, विवाद पे तो हम बाद में चर्चा फिर करते हैं। धन्यवाद जोया, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, हालांकि मैं उतना नहीं हूँ, फिर भी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, पार्लियामेंट भी कवर किया है। अभी तक जो एजेंडा जारी किया है सरकार ने वो 1 दिन या 2 दिन का है। पहले दिन तो उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि 75 साल में जो संसदीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है और हमने उससे क्या सीखा है। तो एक तो ये बात है, तो हो जाएगा, 75 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी जी ने इसको अमृत काल का नाम भी दिया है और जोर शोर से वो कर रहे हैं। खास बात ये है कि जो नया पार्लियामेंट भवन जिसका निर्माण किया गया है, उसका पहला सत्र जो है वो इस सत्र के साथ ही शुरू होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरे दिन के एजेंडा के लिए आप वो पहले दिन भी रख सकते हैं। उसमें 2 ऐसे विधेयक हैं जो कि पहले से राज्यसभा में पास हो चुका है, जैसे एडवोकेट संशोधन बिल, ये राज्यसभा पास कर चुका है, लोकसभा को पास करना है। प्रेस पंजीकरण विधेयक, ये भी राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा को पास करना है। और एक और आ रहा है डाकघर विधेयक बिल, ये भी पास हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस पर विवाद होने वाला है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त विस्तार 2023। अब ये विवादास्पद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें कोर्ट ने कहा कि एक कॉलेजियम जो है वो अब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। इसमें
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे और सरकार के प्रतिनिधि और विपक्ष के प्रतिनिधि होंगे। सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और जो नया किया गया है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जो प्रतिनिधि हैं उनको हटा दिया गया है और एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें सरकार के 2 प्रतिनिधि होंगे, एक विपक्ष के भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 लोग सरकार की तरफ से होंगे तो जिसको चाहेगी सरकार उनको नियुक्त कर लेगी। जी। और शैलेश जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, जो विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ऑब्जेक्शन रेज किया है, जो विवादास्पद ये बन गया पूरा बिल, वहां कांग्रेस, टीएमसी और आप पार्टी ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और उसको पलटने का इस पर आरोप लगाया है। वहीं केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने, कि चुनाव की निष्पक्षता को ये प्रभावित कर सकता है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का ये एक जबरदस्त प्रयास है। टीएमसी ने कहा है कि 2024 में चुनाव में धांधली की दिशा में ये एक स्पष्ट कदम है। तो सीपीआई-एम के जॉन ब्रिटस कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का प्रयास है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि प्रशांत भूषण कहते हैं कि अगर विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो भी उनके विचार में ये असंवैधानिक होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे रद्द करने की संभावना है। आप कैसे देखते हैं इसको सर? जोया जी, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिव्यू कर सकता है। कोई भी कानून जो संसद से पास होता है उसका रिव्यू करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि जो फैसला संविधान पीठ ने दिया है उसी के हिसाब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये जो आदेश आया उसके ठीक पहले सरकार ने एक नियुक्ति कर ली। तो ये जो अभी की स्थिति है उसमें सरकार जिस तरह से चाहती है और जिसको चाहती है उसकी नियुक्ति करती है। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयुक्तों को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए। उसमें उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया गया। यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री या जो कोई किसी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जब चुनाव में गड़बड़ी का कोई आरोप लगता है तो चुनाव आयोग चुप रह जाता है और बाकी विपक्ष पर आरोप लगता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। एक मामला हमने देखा, एक चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने किसी मुद्दे पर जो है असहमति जताई थी। तीन चुनाव आयुक्त होते हैं, उनमें से 2 की सहमति से जो वो चाहती थी सरकार वो तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी असहमति जताई थी और उनको जो है चुनाव आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। जी। कोविड के दौरान भी इलेक्शन कमीशन पर काफी उंगलियां उठी थी कि कोविड भी फैला क्योंकि उन्होंने चुनाव बिना किसी तैयारी के उसको संपन्न करा दिया। चुनाव आयोग के जो फैसले हैं उस पर काफी सवाल उठते रहे हैं। कोविड के समय भी विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे, उसको लेकर सवाल उठा और ये कहा गया कि समय का चुनाव जो है वो ठीक से नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तक आरोप लगा कि सत्तारूढ़ पार्टी को जो सूट करता था उसके हिसाब से किया गया। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग पर जो है वो पक्षपात के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं और ये लग रहा था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें रहेंगे तो ऐसे निष्पक्ष लोगों की नियुक्ति हो पाएगी जो कि सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। तो लेकिन सरकार उसको बदलना चाहती है और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है कि पिछले जो कई चुनाव आयुक्त हुए जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए, जैसे टी.एन. शेषन, वो इसलिए कर पाए वो क्योंकि वो बहुत मजबूत थे और चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री थे कि उनको नियुक्त कर दिया था, वरना ऐसे लोग नियुक्त भी नहीं किए जाते। बाद में चलकर सरकार ने एक की जगह 3 आयुक्तों को नियुक्त करने का फैसला किया कि यानी 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया और इस तरह से सरकार ने नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन आजकल जो हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में वो बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था आखिरकार जो विपक्ष है उसकी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अगर कोई सरकारी पक्ष का व्यक्ति जो है वो ऐसे बयान देता है जिससे सांप्रदायिकता फैलती हो या कोई और नफरत फैलाने वाली बात हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है।
विपक्ष में जो है वो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से इसको लेकर संदेह के दायरे में तो रहा है चुनाव आयोग जी। और ये भी है कि अनूप चंद्र पांडे जो ईसी हैं वो 14 फरवरी को 65 साल के हो जाएंगे और 2024 में जब चुनावों की लोकसभा चुनावों की घोषणा होगी तो उसके कुछ दिन पहले ही वो सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये जो सरकार ने उसका डिटेल में अभी देख नहीं पाया हूँ कि ये सेवा शर्त विधेयक 2023 भी है। ये भी संभव है कि सरकार अपने पास ये अधिकार ले ले कि वो चाहे तो 1-2 साल के लिए उनको उनकी सेवा अवधि को बढ़ा सकती है। कई विभागों में हमने देख लिया कि सरकार जो है पिछले 3 साल से जो प्रमुख पद हैं उन पर लोगों को सेवा विस्तार देती रही है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार के द्वारा नियुक्त 2 चुनाव आयुक्त अगले 24 के चुनाव तक भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है उन दोनों में से कोई एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और तीसरे की नियुक्ति अगर सरकार की तरफ से नहीं भी हो तो भी अभी की स्थिति में 3 सदस्यों में बहुमत तो सरकार के पास रहेगा और इसलिए विपक्ष का जो संदेह है वो निश्चित तौर पे गौर करने के लायक है। शैलेश सर, 2024 का चुनाव है, INDIA अलायंस जो बना है वो पूरा जोश के साथ जो है वो आगे 2024 चुनावों की तैयारी में लगा हुआ दिख रहा है। मीटिंग भी हुई है कल और सीट शेयरिंग पर भी बात हुई है। आपको लगता है कि इसके लिए भी कुछ रणनीति बनाई गई होगी इस अलायंस ने नए सत्र को हैंडल करने के लिए? देखिए उनकी सीट शेयरिंग को लेकर कल तो बैठक हुई है लेकिन संसदीय पार्टी की बैठक अभी नहीं हुई है और मुझे लगता है कि 18 से पहले उनकी जब संसदीय पार्टी की बैठक होगी, संसदीय पार्टी के नेता और सांसद जुटेंगे तो निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे और जितने भी लोग हैं विपक्ष में वो अलग अलग तो कह ही रहे हैं कि ये जो फैसला है सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का, वो ठीक नहीं है। तो और उस पर संदेह जता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो मिल करके रणनीति भी इस कानून को रोकने के लिए बना सकते हैं और अगर बहुत सारे लोग मिल जाएं तो सरकार को राज्यसभा में तो थोड़ी मुश्किल आएगी। शैलेश सर, अब क्योंकि हम लोग सीट शेयरिंग की बात कर ही रहे हैं अलायंस INDIA की, तो यहाँ पे जिक्र करना जरूरी होगा कि रिपोर्ट्स थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साउथ की तो अपनी सीट है ये, लेकिन उन्हें यूपी से भी जो है पिच किया जा सकता है दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए। तो वही प्रियंका गांधी जो है, हो सकता है सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए उनको या तो रायबरेली या फिर प्रयागराज से उतारा जाए। बिल्कुल सही है। एक आवाज तो कांग्रेस में सुनाई दे रही है और वो ये है कि खड़गे जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाए ताकि दलित वोट जो है उसको आकर्षित किया जाए। और इस वक्त जो है मायावती बहुत कमजोर स्थिति में है। एक समय, लंबे समय तक दलित जो है उनके साथ थे और ये इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा था। अभी जो हम देखते हैं कि दलित मायावती से थोड़ा थोड़ा अलग हट रहे हैं। कुछ खास जातियों को छोड़ दें तो वो काफी हद तक अलग हट गए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस निश्चित तौर पर चाहेगी कि उसका पुराना जो आधार था जिसमें दलित और अल्पसंख्यक शामिल थे वो साथ आए। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक जो है फिर से सोचने लगे हैं कि कम से कम लोकसभा में जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे नहीं रहा जाए। एक अच्छी बात ये हुई है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ आ गई है। तो समाजवादी पार्टी आने के कारण एक पिछड़े दलित और जो अल्पसंख्यक हैं उनका एक बड़ा ग्रुप बन सकता है जिसके आधार पर कांग्रेस जो है बेहतर कर सकती है। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस की रणनीति कैसी होती है, प्रचार कितना करते हैं, उम्मीदवार किस तरह के रखते हैं, ये तो होगा है। रही बात प्रियंका गांधी, तो बहुत दिनों से उनके भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है और जहां तक मुझे लगता है कि चूंकि रायबरेली में सोनिया गांधी जीतती रही हैं और रायबरेली और अमेठी दोनों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के टाइम से ही जो है काफ़ी जो है वो मेहनत इन लोगों ने की है। इनकी एक अपनी छाप है। ये अलग बात है कि अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो कांग्रेस वहां पर लड़ने की स्थिति में आ सकती है अगर दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ पिछड़े आ जाते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के साथ
अगर उनका गठबंधन हो जाता है तो वो जीतने की स्थिति में हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो प्रयागराज की जगह शायद वो जो रायबरेली की सीट है उससे ही लड़ेंगी। जी। और शैलेश जी, अभी आपने कहा कि मायावती कमजोर स्थिति में है इस वक्त, तो ऐसे भी रिपोर्ट्स थी कि 2024 का जब चुनाव जो है जैसे ही उसका ऐलान होगा तो हो सकता है कि वो अलायंस के साथ आ जाएं, और फिर अगर हाथी आगे बढ़ा तो वो कमल को रौंद देगा। ये कहाँ तक ठीक है? अगर मायावती और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे ये गठबंधन जो है बहुत मजबूत होगा। आप देखिए कि 19 के चुनाव में जब सब कुछ बदल गया था तो भी समाजवादी पार्टी और मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी जब ये मिलकर लड़े तो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। तो ये 19 की हवा में ये छोटी जीत नहीं है, एक बड़ी जीत है। तो अगर मायावती जी इस पर विचार करती हैं और वो इस गठबंधन में आती हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है इन तीनों पार्टियों को मिलेगा। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि जो संसद का नया भवन बना है उसमें कौन जाके सत्ता पक्ष में सत्ता के तरफ बैठता है। लेकिन सर जी जी नहीं, सर मैं ये कह रहा था कि ये जो एजेंडा आया है मुझे लगता है कि ये 5 दिन का है नहीं, ये 1 या 2 दिन का है। तो अभी जो बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, ये 17 सितंबर को ही जो है देश का नाम क्या हो उस पर चर्चा हुई थी, भारत इंडिया या क्या नाम रखा जाए, और अंत में इंडिया दैट इज भारत किया गया। तो एक जो चर्चा हो रही थी कि अब इंडिया को हटा देंगे और भारत को ही रखेंगे, संभव है कि इसका विधेयक भी आ जाए। उसके अलावा जो चुनाव एक साथ चुनाव कराने की बात आ रही थी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, उसके विधेयक की भी चर्चा होती रही है। वो भी आए या नहीं आए कह नहीं सकते, लेकिन ये सब जो चर्चाएं हैं ये अभी बनी रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है सरकार ने पूरे 5 दिन का एजेंडा सामने नहीं किया। जी, पर उसी पर मैं आ रही थी सर कि डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के लीडर है उन्होंने कहा है कि द एजेंडा हैज अ कैविएट नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव एंड वंडर्ड वेदर द गवर्नमेंट वाज अप टू सम डर्टी ट्रिक्स। इस डर्टी ट्रिक्स का जो एक सरप्राइज एलिमेंट है जो विपक्ष सूंघ रही है, स्निफिंग, वो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डर्टी ट्रिक है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो एजेंडा रखा गया है उसके हिसाब से हो सकता है कि सरकार कुछ और विषय भी रखे, क्योंकि पूरे सत्र का एजेंडा आमतौर पे विशेष सत्र जब होता है तो पूरे सत्र का रख दिया जाता है, लेकिन अभी तक तो रखा नहीं गया है। और जो कुछ रखा गया है वो एक दिन तो 75 साल पर चर्चा होगी, लोकतंत्र में क्या खोया क्या पाया वगैरह वगैरह, वो तो उसमें भी ऑब्जेक्शन हो रहा था कि कितना सेलिब्रेशन चलेगा कि अब एक दिन उसको डेडिकेट भी किया जा रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से ये बात हुई थी। वो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि एक एकेडमिक डिस्कशन होगा, इसमें सहमति असहमति की कोई बात नहीं है, लोग अपनी अपनी बात करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें वोटिंग जैसी कोई स्थिति आएगी। 4 जो विधेयक हैं उनमें आएगी और चुनाव आयोग पे ज्यादा बहस होगी, लेकिन उसके बाद जो जिन विधेयकों की चर्चा है वो नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये विधेयक वगैरह जो है ना, तो देखिए अगर चुनाव आयोग पर हंगामा शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बाकी 3 विधेयक उसी हंगामे के बीच में, अब तो परंपरा है कि जो भी वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो भी कुर्सी पर होते हैं, वो पास कर देते हैं। 3 कृषि कानून जिस तरह से राज्यसभा में पास किए गए थे, वो एक उदाहरण है हमारे सामने। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो यही देखना होगा, दिलचस्प होगा रादर, कि नए भवन में नई ऊर्जा के साथ क्या एक नया तमाशा, नया हंगामा होगा, विशेष सत्र में क्या विशेष होने वाला है, इन सब पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो कड़क खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन संसद में क्या कुछ होने वाला है इस विशेष सत्र के दौरान, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।